आज हमारी मासिक पंचायत थी जिसमें कई सारे बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें प्रमुख बिंदु जो है, जो हमारे केंद्र सरकार है 3 कृषि अध्यादेश लेकर आई है, जिसका अध्यादेश क्या, अब तो वो कानून बनाकर लागू कर दिया गया है और उसके लिए पूरा मंत्रिमंडल और मीडिया उसके प्रचार और प्रसार में लग गया है कि इस अध्यादेश से, इस कानून से किसानों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, किसान को आज़ादी मिलेगी और किसान अपनी फसल MSP से भी ऊपर बेच सकते हैं। तो और अपना जो कॉन्ट्रैक्ट करके बहुत बड़े फ़ायदे किसान उठा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अभी जो है हमारे धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है 1885 रुपये है और मंडियों में जाकर आप धान देखिए तो 1100 से 1200 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है, खुलेआम लूट हो रही है। तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी जो इसका और हमारे ज़िले के जो भी अधिकारी कर्मचारी इस चीज़ में लगे हुए हैं और कानून का फ़ायदे गिनाना है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि किसान का धान क्यों बर्बाद होने दे रहे हैं आप। उन उद्योगपतियों को बुलाइए जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं और जो आपका MSP से ऊपर धान खरीदेंगे। आप दिलाइए MSP का जो कानून आप बनाना चाह रहे थे कि MSP से भी ऊपर बिकेगा। आप कानून MSP का नहीं बनाना चाह रहे थे, बल्कि MSP को जो किसान का हक है उसको ख़त्म करने के लिए आपने पूरा जोर लगाया है और आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं। और किसान को जो है उद्योगपतियों के हाथों, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में अभी पीछे आलू कॉन्ट्रैक्ट पे हमारे यहाँ पर किसानों ने कुछ ने लगाया था, उन्होंने तय किया था कि आलू आपका चिपसोना वैरायटी का आलू हम बोएंगे, लगवाएंगे और उसका पूरे का पूरा हम खरीदेंगे और उसमें शर्त ये थी कि आपका इतने साइज तक का हम आलू खरीदेंगे। इत्तेफाक की बात, उस वर्ष जो था आलू का रेट बहुत अच्छा हो गया, तो उन्होंने बिल्कुल छोटा या बड़ा किसी भी तरह का आलू नहीं छोड़ा। जिस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था सारा आलू ले गए। अब किसानों ने अगले बार जो था और बढ़ाकर कॉन्ट्रैक्ट किया, क्योंकि जो पता चला कि उनका आलू महंगा बिका है, उनका महंगा बिका है, तो उन्होंने और बढ़ाकर कॉन्ट्रैक्ट किया। अब जब आलू का कॉन्ट्रैक्ट किया तो दूसरे साल जब आलू का रेट सस्ता हुआ, अब उनसे जब कहा तो उन्होंने अपनी कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें दिखाई और कहा कि हम इस साइज़ से बड़ा आलू नहीं ले सकते। और फिर उसका किसान को ये भी अधिकार नहीं था कि किसान जो उसके घर में बचा हुआ आलू था, किसान उसका बीज के रूप में प्रयोग कर ले। ये जो है व्यापारियों को पूरी छूट दी गई है भंडारण की, कि आपकी भंडारण की सीमा जो है वो समाप्त कर दी गई। तो भंडारण की सीमा समाप्त करके किसान का जो नफ़ा नुकसान किस तरह से बर्बाद होता था किसान, वो तो हो गई, लेकिन इसमें असली जो है, जो शहरी वर्ग जो भोगता है, जो खरीदता है सब्जी को और जो कृषि उपज को खरीदता है, तो उसके पेट पे डाका डालने का काम है। क्यों? क्योंकि जैसे कि अगर किसानों से तो उन्हें फसल में ख़रीदना है, पौने पौने दामों में ख़रीदेंगे और ख़रीदने के बाद में उसको भंडारण करेंगे। ये भंडारण कर लिया तो क्योंकि बिकवाल किसान जो थे 500 थे, अब व्यापारी रह गए 50 व्यापारी एक मीटिंग करेंगे कि भाई प्याज का भाव जो है 100 रुपये किलो रखना है, तो 100 रुपये किलो में वो प्याज बेचेंगे, क्योंकि उनको मालूम है इतना प्याज है, इतने को बेचना है, वो इसी रेट बेचेंगे। आपको ख़रीदना होगा, गेहूं को इस रेट बेचना है, चावल को इस रेट बेचना है। तो ये कृषि उपज भंडारण की मतलब कहते हैं जो पाबंदी थी कि इससे ज़्यादा नहीं रख सकते एक तय सीमा से, उसमें छूट दी गई है। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में मैंने आपको पहले बता ही दिया। तो सरकार से जो मांग है, असली मांग ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक कानून बना दीजिए C2 + 50%। जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश, स्वामीनाथन आयोग जो कमीशन था उसने जांच की थी और जांच करने के बाद में जो उसमें UPA की गवर्नमेंट थी, उन्होंने जांच कराई थी किसान की आमदनी दुगनी किस तरह की जाए। तो उन्होंने जब जांच की, जांच करने के बाद में रिपोर्ट दी, जब क्योंकि सभी पार्टियां किसान को केवल विपक्ष में रहते हुए उसकी आवाज़ उठाती हैं और विपक्ष में जैसे सत्ता में आती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो उसी में मोदी जी ने, हमारे देश के जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बहुत ज़ोर शोर से इस मुद्दे को उठाया और कहा कि अगर मेरी सरकार आई तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार C2 + 50% के मूल्य घोषित करते हुए मैं उसको स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करूंगा। देश के लोगों ने सोचा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने अच्छे आदमी बनने वाले हैं और किसानों ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया और वोट देने के बाद में उनको प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन जैसे ही वो प्रधानमंत्री बनते हैं और केंद्र सरकार NDA की सरकार बनती है केंद्र में, वो तुरंत सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे देते हैं और कहते हैं कि ये जो था एक चुनावी जुमला था और ये किसी भी रूप में मतलब लागू नहीं किया जा सकता। तो आप ये झूठा ढकोसला किसान
हितैषी होने का क्यों कर रहे हो? आप सब राजनीतिक लोग किसान विरोधी हो और किसान के हित की बात नहीं करते। और मैं किसानों से भी अपील करना चाहता हूं कि आप लोग अगर किसी भी सरकार को बदलने की, क्योंकि आपने आज तक सरकारें बदली हैं, पार्टियां बदली हैं, नेता बदले, लेकिन आप तो वहीं के वहीं रहे ना। आपको अगर अपनी मांग उठाना तो बाबा टिकैत का फार्मूले पे चलना होगा। जो ना माने झंडे से वो मानेगा डंडे से। तो ये नारा ही नहीं सिर्फ एक, अगर आप डंडा इतना मजबूत करेंगे कि आपकी बात अगर कोई झंडे से आपकी बात नहीं सुनता, आप डंडा लेकर अपने मनवाने की क्षमता रखेंगे, वो कैसे हो सकता है आपका? क्योंकि आपको एकता करना पड़ेगी। और कोई भी किसान संगठन अगर आंदोलन करता है तो आप किसी न किसी भी किसान संगठन के साथ जुड़िए। अगर आपके परिवार में 7 सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं, तो एक व्यक्ति को किसी भी किसान संगठन के साथ जोड़िए, क्योंकि ये किसान संगठन ही है जो आपकी आवाज़ उठाते हैं और आपके लिए लड़ते हैं। आप भी अपनी एकता बनाए रखिए, और जब तक आप अपनी एकता नहीं बनाएंगे ये सरकारें ऐसे ही आपका शोषण करती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।